हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज काफ़ी टाइम के बाद फाइनली आप सब लोगों की इतनी सारी रिक्वेस्ट पर मैं लेकर आई हूँ फुल वीडियो, जिसमें कि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ 2 टियर केक को बनाने की कंप्लीट प्रोसेस। इसके लिए आपको स्पॉन्ज कैसे बनाना है, वाइट चॉकलेट गनाश कैसे बनाना है, फॉन्डेंट वर्क, 2 टियर केक की स्टैकिंग, सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिटेल में शेयर किया है। तो वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा और आप लोगों के अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो काफ़ी टाइम से आप सब लोग के कमेंट्स आ रहे थे लॉन्ग वीडियो के लिए, स्पेशली केक की बेकिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं आज आप लोगों को प्रीमिक्स के साथ स्पॉन्ज बना के दिखाने वाली हूँ। तो मुझे बनाना था वनीला फ्लेवर में 1.5 kg में केक। तो सबसे पहले जो हमारा बेस टियर रहने वाला है उसका साइज़ में रखने वाली हूँ 1 kg, और उसे बनाने के लिए मैंने 2 कप वनीला प्रीमिक्स ले लिया है। और सिंपली इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छा सा एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। तो हाफ केजी केक के लिए यूज़ करती हूँ मैं 1 कप प्रीमिक्स का। तो ये जो कप है ये हमारे मीजरिंग कप का जो सेट आता है उसमें जो सबसे बड़ा वाला साइज़ रहता है 250 ml वाला जो कप रहता है, उसके साथ आपको 1 कप लेना है वनीला प्रीमिक्स हाफ केजी केक के लिए। तो यहाँ पे पहले मैं 1 kg वाला केक बना रही हूँ, तो मैंने 2 कप प्रीमिक्स का यूज़ किया है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने अच्छा सा इसका एक रिबन कंसिस्टेंसी वाला बैटर बना के रेडी कर लिया है। और इसको मिक्स करने के लिए सिंपली आप स्पून का या फिर स्पैचुला का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इलेक्ट्रिक बीटर के साथ भी इसे ब्लेंड कर सकते हो, या फिर आप हैंड विस्क का भी यूज़ कर सकते हो। तो प्रीमिक्स के साथ अगर आप केक बनाते हो तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है। और इसके बाद 1 कप में आपको 1 टीस्पून जितना ऑयल डालना है। तो यहाँ पे 2 कप बैटर है, तो इसके लिए मैंने 2 टीस्पून जितना रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। तो ऑयल आपको ऐसा डालना है जिसकी कोई शार्प स्मेल या टेस्ट ना हो, रिफाइंड ऑयल ही आपको यूज़ करना है। और बेक करने के लिए मैंने लिया है 7 इंचेस वाला केक टिन, तो इसे भी मैंने अच्छे से ऑयल के साथ ग्रीस कर दिया है। और प्रीमिक्स यूज़ कर रही हूँ मैं गुडरिच का, आप कोई भी अच्छी ब्रांड का प्रीमिक्स यूज़ कर सकते हैं। और वनीला प्रीमिक्स मैं 5 kg की पैकिंग में ही लेती हूँ, क्योंकि मोस्टली ऑर्डर ना इसी के रहते हैं, यानी कि आप वनीला प्रीमिक्स के साथ कोई भी फ्लेवर का केक बना सकते हो। तो टॉप टियर के लिए मैं बनाऊंगी हाफ kg का स्पॉन्ज। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप वनीला प्रीमिक्स, और इसे भी हम सेम इसी तरीके से बैटर बना लेंगे। तो पानी की क्वांटिटी को ना मैं कभी भी मेज़र करके नहीं लेती हूँ, क्योंकि हर प्रीमिक्स में पानी की जो क्वांटिटी होती है वो अलग अलग यूज़ होता है उसमें। जैसे किसी प्रीमिक्स में बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है बैटर बनाने के लिए, किसी में कम पानी यूज़ होता है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग डालना है जब तक आपका रिबन कंसिस्टेंसी वाला बैटर ना रेडी हो जाए। और जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि मैं प्रीमिक्स के साथ स्पॉन्ज बनाने की रेसिपी का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आपको स्क्रैच से स्पॉन्ज बनाना सीखना है और एकदम डिटेल में आपको केक बनाना सीखना है, कि आपके पास किसी भी फ्लेवर का केक का ऑर्डर हो, कोई भी डिज़ाइन आपको बनानी हो, आप कैसे बना सकते हो, तो उसके लिए आप लोग मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसकी फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 599 रुपीज़ है। मैं व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को पिन कमेंट में दे दूँगी, आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो अगर आप लोगों को कोर्स ज्वाइन करना है। तो उसमें सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, और काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन करके अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया है। जब वो लोग मुझे अपने केक डिज़ाइन शेयर करते हैं, या फिर अगर उनकी कोई क्वेरीज रहती है, तो ये ना लाइफ टाइम एक्सेस और फ्यूचर सपोर्ट के साथ कोर्स है। तो अगर आपको फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी टाइप का आपको केक बनाना होता है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। तो जब वो लोग अपना केक डिज़ाइन शेयर करते हैं या फिर अपनी क्वेरीज़ कोई मुझसे पूछते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और बेक करने के लिए ना मैं गैस पे ही केक वगैरह को बेक करती हूँ। पहले मैंने कढ़ाई को 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था। उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे हम 35 टू 40 मिनट्स के लिए केक स्पॉन्ज को बेक होने देंगे। और स्मॉल वाला जो टॉप टियर वाला मैंने केक बेक किया है, उसके लिए यूज़ किया है मैंने 5 इंचेस का केक टिन। तो जब भी आप टियर केक बनाते हो तो आपको ध्यान ये रखना है कि दोनों टियर के बीच में मिनिमम 2 इंचेस का गैप होना चाहिए। तो बॉटम टियर हमारा 7 इंचेस वाले टिन में बेक किया है मैंने, और टॉप टियर के लिए मैंने 5 इंचेस वाला केक टिन यूज़ किया है। और क्योंकि ये केक है वनीला फ्लेवर में, तो इसके लिए मैं बना रही हूँ वाइट चॉकलेट गनाश। तो इसे बनाने के लिए मैंने वाइट चॉकलेट कंपाउंड को ग्रेट कर लिया था, और जितना मैंने चॉकलेट लिया है उसकी हाफ क्वांटिटी ली है मैंने मिल्क की। तो मिल्क को मैंने अच्छे से एकदम हॉट बॉइलिंग मिल्क मैंने इसमें डाला है, जिससे चॉकलेट जल्दी से मेल्ट हो जाए। और अगर आपको कंसिस्टेंसी लिक्विडी लग रही है तो आप थोड़ा सा चॉकलेट इसमें और डाल सकते हो। अगर आपको थिक लग रहा है गनाश, तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क और डाल सकते हो। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आपको कैसी कंसिस्टेंसी चाहिए है गनाश की। अब क्योंकि ना चॉकलेट अच्छे से मेल्ट नहीं हुई थी, तो मैंने नीचे गर्म पानी रख लिया है एक बर्तन में, उसके ऊपर मैंने ये गनाश वाला बोल रख दिया, और इसके साथ ना अच्छे से आपकी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी, एकदम परफेक्ट गनाश आपका रेडी हो जाएगा। और जब भी आप वाइट चॉकलेट के साथ काम करते हो, वाइट चॉकलेट गनाश बनाते हो, तो इसके लिए आप स्टील या फिर सिलिकॉन या ग्लास बोल वगैरह का यूज़ कर सकते हो। किसी भी एल्यूमिनियम वाले बर्तन में आपको वाइट चॉकलेट गनाश नहीं बनाना है, अदरवाइज़ उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो इसलिए कभी भी आप वाइट चॉकलेट गनाश बनाओ तो आप एल्यूमिनियम के बर्तन को अवॉइड करना, उसमें आपको नहीं बनाना है।
और जो मेरा बॉटम टियर है इसको मैंने स्टील वाले पॉट में बेक किया था, इसलिए वो नीचे से हल्का सा बर्न हो गया है। तो स्टील के पॉट में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, या तो आप केक को प्रॉपर टाइम पे चेक करके बंद कर दो। अगर हल्का सा भी ये ओवर बेक हो गया ना तो वो नीचे से हल्का सा बर्न हो जाता है, बट ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने नीचे वाले लेयर को रिमूव कर दिया है, हल्का सा जो बर्न वाला पोर्शन था, तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इस केक पर। तो केक की लेयरिंग के लिए मैंने यूज़ किया है ब्रेड नाइफ़ का, और जब केक एकदम रूम टेम्परेचर पे आ जाए इसके बाद ही आपको केक को डीमोल्ड करना है और इसकी लेयरिंग करनी है। अगर आप गर्म केक को ही लेयर करने लगोगे या डीमोल्ड करोगे ना तो वो ब्रेक हो सकता है। तो टॉप लेयर को मैंने रिमूव किया, इसके बाद इक्वली मैंने केक स्पॉन्ज को 3 लेयर्स में कट कर लिया, और क्रीम में ना मैंने वाइट चॉकलेट गनाश डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो जब भी मैं वनीला केक बनाती हूँ या वाइट फॉरेस्ट केक बनाती हूँ तो मैं वाइट चॉकलेट गनाश और वाइट चोको चिप्स का यूज़ करती हूँ। और बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो वनीला केक में ना सिर्फ नॉर्मल क्रीम अप्लाई कर देते हैं, बट उससे ना टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है केक का। इसलिए फ्लेवर के लिए आप इसमें या तो वाइट चॉकलेट गनाश यूज़ कर सकते हो या कंडेंस मिल्क यूज़ कर सकते हो, जिससे एक अच्छा सा फ्लेवर आए, केक का फ्लेवर थोड़ा सा इन्हेंस होकर के आए। तो मैं एसेंस वगैरह का तो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। मुझे किसी भी फ्लेवर का केक बनाना हो, ना ही मैं स्पॉन्ज में एसेंस का यूज़ करती हूँ, ना ही मैं क्रीम में एसेंस का यूज़ करती हूँ। तो इसलिए वनीला केक में तो हमेशा मैं वाइट चॉकलेट गनाश ही डालती हूँ, और कस्टमर्स को ना काफ़ी पसंद आता है वनीला फ्लेवर का केक। मतलब जो मेरे कस्टमर एक बार पाइनएप्पल से हट के वनीला या वाइट फॉरेस्ट केक ट्राई करते हैं ना, तो फिर वो हर बार उनका वो फ्लेवर परमानेंट हो जाता है कि हमें वनीला फ्लेवर ही चाहिए, उन्हें काफ़ी पसंद आता है ये। तो इसके लिए ना यहाँ पे मैंने फिलिंग में भी वाइट चॉकलेट गनाश डाला है और वाइट चोको चिप्स डाले हैं, जिससे और भी इन्हेंस होकर आए इसका फ्लेवर। और सोकिंग के लिए मैंने नॉर्मल पानी का ही यूज़ किया है। अगर मैं कोई फ्लेवर में केक बनाती हूँ तो उस फ्लेवर से रिलेटेड मैं क्रश पानी में डाल के मिक्स करती हूँ, और अदरवाइज़ वनीला या चॉकलेट या वाइट फॉरेस्ट ब्लैक फॉरेस्ट केक के लिए मैं सिंपली नॉर्मल पानी का ही यूज़ करती हूँ। अगर आप चाहो तो आप पूरा गनाश एक साथ क्रीम में ऐड कर सकते हो, बट अगर आप फिलिंग में गनाश डालोगे, सोकिंग के बाद स्पॉन्ज में भी आप गनाश डालोगे, तो इससे ना टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसलिए मैं प्रेफर यही करती हूँ कि मैं फिलिंग में भी गनाश का यूज़ करूँ, क्योंकि पर्सनली ना मुझे ये ऐसे ही पसंद है। जब केक की कटिंग होती है और बीच में जब फिलिंग में वो उसका फ्लेवर आता है चॉकलेट गनाश का, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और काफ़ी बड़ा केक है तो इसमें हमें कंजूसी नहीं करनी है फिलिंग डालने में, चोको चिप्स डालने में। अच्छे से मैंने फिलिंग और चोको चिप्स वगैरह इसमें डाली है, जिससे हर बाइट में इसका टेस्ट आए। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ हमने सेंटर में डाल दिया या सिर्फ साइड्स में डाल दिया। तो प्रॉपर अगर आप अच्छे से फिलिंग डालोगे ना तो केक का टेस्ट अच्छा आएगा, कस्टमर को केक पसंद आएगा, आपको रिव्यूज़ अच्छे मिलेंगे, और कस्टमर आपके परमानेंट तो हो ही जाएंगे, बट साथ में आपको और भी नए नए कस्टमर्स आपके साथ जुड़ते जाएंगे। क्योंकि ये वाला केक भी बड़ी पार्टी में जा रहा था, और वहाँ पे जो भी गेस्ट केक को ट्राई करते हैं उन्हें पसंद आता है तो वो भी आपको कांटेक्ट करते हैं केक्स के लिए। और मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, बहुत सारे अननोन कस्टमर्स मेरे पास आते हैं, वो बताते हैं कि हमने आपका केक ट्राई किया था इस जगह पे, हमें काफ़ी पसंद आया था, तो हमें भी वैसा ही केक चाहिए है उसी फ्लेवर में, या फिर वो अपनी डिज़ाइन वगैरह जो भी सजेस्ट करते हैं। तो ऐसे ही आपके साथ न्यू न्यू कस्टमर्स जुड़ते जाते हैं, अगर आप केक का टेस्ट अच्छा रखते हो, केक की क्वालिटी अच्छी देते हो तो यहाँ पे मैंने 1 kg वाला जो हमने स्पॉन्ज बनाया था उसकी क्रम कोटिंग कर ली है। मतलब ना वो फाइनल आइसिंग के बाद 1 kg का होगा। मैंने सिर्फ आपको बैटर का मेज़रमेंट बताया था कि अगर आप 2 कप प्रीमिक्स लेते हो तो इसके लिए आप 1 kg केक बना सकते हो आराम से, इसकी फाइनल आइसिंग वगैरह के बाद, फिलिंग वगैरह के बाद। तो केक को रख दिया मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए, और जो हमारा टॉप टियर है वो भी कस्टमर को सेम वनीला फ्लेवर में ही चाहिए था, तो सेम उसी तरीके से मैंने इस केक की भी फिलिंग और क्रम कोटिंग वगैरह कर दी है। वैसे अगर आप 2 टियर केक बनाते हो तो आप कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हो कि आप 2 डिफरेंट फ्लेवर्स में केक बनवा सकते हो, बट कस्टमर को सेम ही फ्लेवर चाहिए था तो फिर मैंने उसी अकॉर्डिंग बनाया, और इसे भी मैंने रख दिया फ्रिज में सेट होने के लिए। तब तक इस केक में फॉन्डेंट का वर्क भी है तो हम उसकी प्रिपरेशन कर लेंगे। तो फॉन्डेंट आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, इसको आपको अच्छे से नीड करना होता है, इसको सॉफ्ट करना होता है, इसके बाद ही आप इससे अच्छे फॉन्डेंट टॉपर्स बना सकते हो। तो काफ़ी अच्छे से मैं फॉन्डेंट को नीड कर रही हूँ, और नीड करते करते ना ये स्टिकी होने लग जाता है, तो आप कॉर्नफ्लावर का यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले ना मैं वाइट फॉन्डेंट के साथ वर्क करूँगी, इसके बाद मैं कलर फॉन्डेंट पे काम करूँगी, क्योंकि जब हम फॉन्डेंट में कलर मिक्स करते हैं ना तो वो हमारे हाथों पे भी आ जाता है, और इसके बाद आप वाइट फॉन्डेंट का वर्क नहीं कर पाओगे, उसका स्टेन हर जगह आने लगता है। तो मुझे इस केक पे ना क्लाउड्स बनाने थे, तो यहाँ पे मेरे पास एक कुकी कटर रखा हुआ था फ्लावर शेप का, उसी का मैं यूज़ कर रही हूँ क्लाउड्स बनाने के लिए। तो ये डिफरेंट साइज़ में था तो इससे मैं कुछ छोटे और बड़े साइज़ में क्लाउड्स बना लूँगी। तो सिंपली आपको फॉन्डेंट को रोल करना है। आप कॉर्नफ्लोर यूज़ कर सकते हो जब भी आपको लगे कि फॉन्डेंट स्टिकी हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा स्टिकी फॉन्डेंट के साथ आपको काम नहीं करना है, अदरवाइज़ आपके टॉप पर जो है वो प्रॉपर नहीं बनेंगे।
और यहाँ पे ना मुझे कार बनानी है इस केक पर, तो इसके लिए जो टायर होते हैं कार के उसका कटर है मेरे पास, तो उसके साथ ही मैंने वाइट फॉन्डेंट से ही ये टायर्स कट कर लिए, छोटे छोटे से सर्कल्स कट कर लिए इसके टायर्स बनाने के लिए। और इसके बाद मैंने यूज़ किया है ब्लैक फॉन्डेंट का। तो ब्लैक फॉन्डेंट मैं रेडीमेड ही लेती हूँ, यानी सिर्फ मैं वाइट, ब्लैक और रेड 3 कलर में फॉन्डेंट लेती हूँ। बाकी कलर्स को मैं वाइट फॉन्डेंट में कलर मिक्स करके बना लेती हूँ, पर ब्लैक और रेड कलर इतना प्रॉपर नहीं आ पाता है फॉन्डेंट में, और बहुत ज़्यादा कलर मिक्स करने से ना फॉन्डेंट काफ़ी ज़्यादा स्टिकी हो जाता है। तो इसलिए मैं रेड और ब्लैक फॉन्डेंट को अलग से परचेज़ करती हूँ और बाकी सारे कलर्स को मैं वाइट फॉन्डेंट के साथ बनाती हूँ। तो मुझे सारी कार्ड्स इस केक पर ब्लू कलर में बनानी थी, बॉय के लिए ये केक था। तो फॉन्डेंट में ना मैंने ब्लू जेल फूड कलर डाल के इसे अच्छे से मिक्स किया। कलर डालने के बाद फॉन्डेंट स्टिकी होगा, आप कॉर्नफ्लोर यूज़ कर सकते हो उसको मैनेज करने के लिए। और इसके बाद इसे भी रोल करके मेरे पास कार वाला जो कटर था उसके साथ मैंने ये कट कर लिए हैं। और अब इस कार पे फॉन्डेंट के जो हमने टायर्स बनाए थे उसको स्टिक करने के लिए मैंने यूज़ किया है पानी का। तो सिंपली आपको हल्का सा पानी लेके ब्रश करना है जहाँ पे भी आपको टॉपर को स्टिक करना है, और बहुत ही ईजिली आपके टॉपर्स इससे स्टिक हो जाते हैं। तो फॉन्डेंट पे जब भी आपको फॉन्डेंट को स्टिक करना हो तो आप पानी का यूज़ कर सकते हो, कोई अलग से आपको एडिबल ग्लू वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से पहले मैंने ब्लैक टायर जो हमने कट किए थे सर्कल्स उसको लगाया, उसके ऊपर वाइट सर्कल्स लगाया, और हमारी एक प्रॉपर कार का जो शेप है वो आ गया है फॉन्डेंट पर। और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी ये सारी कार्ड्स बनने के बाद, और केक पे लगने के बाद तो ये और भी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और जब तक हमने फॉन्डेंट वर्क किया है तब तक हमारे दोनों केक्स भी अच्छे से सेट हो गए हैं, तो अब हम इनकी फाइनल आइसिंग कर लेंगे। तो पाइपिंग बैग के साथ मैंने क्रीम को अप्लाई किया है, और इसके बाद पैलेट नाइफ़ की हेल्प से हम इसे अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। वैसे तो ये वाला केक बनाना है मुझे वाइट और ब्लू कलर कॉम्बिनेशन में, पर पहले मैंने वाइट क्रीम के साथ केक की फाइनल आइसिंग की है। और इसके बाद ना पैलेट नाइफ़ पर ही ब्लू जेल फूड कलर लेके मैंने ब्लू का शेड दिया है इस केक पर, क्योंकि हमें पूरा कम्प्लीटली कवर नहीं करना है इस केक को ब्लू क्रीम के साथ। तो थोड़ा सा इजी हो जाता है इस तरीके से केक पर वर्क करना, क्योंकि ना आपको अलग से क्रीम में कलर वगैरह मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप पैलेट नाइफ़ में कलर लेके इस तरीके से शेडिंग वाला इफेक्ट केक पर दे सकते हो। तो इसके बाद फिर से मैंने स्क्रैपर के साथ केक की साइड वॉल को फिनिश किया है, और केक की टॉप पर भी हम स्मूथनिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ऑफ साइड पैलेट नाइफ़ का यूज़ कर रही हूँ, इससे केक के टॉप पर काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग हो जाती है। और फिनिशिंग के लिए आपको ज़रूरत है थोड़ी सी प्रैक्टिस की, क्योंकि वो प्रैक्टिस के साथ ही आएगी। आप कितना भी ट्राई कर लोगे, एक दो बार में फिनिशिंग उतनी प्रॉपर नहीं आ पाती है। तो केक के टॉप पे मैंने स्मॉल वाली पैलेट नाइफ़ के साथ स्वर्ल्स के डिज़ाइन बना दिए हैं, और केक की साइड वॉल के साथ मैंने ब्रश के साथ पैटर्न दे दिया है। तो काफ़ी सुंदर भी लगता है ये, और थोड़ा सा काम ईजी हो जाता है। अगर आपको भी प्रॉब्लम आती है केक की फाइनल आइसिंग में, तो इस तरीके से आप या तो केक कॉम का या फिर जो सिलिकॉन ब्रश होता है उसके साथ आप केक की साइड वॉल पे फिनिशिंग दे सकते हो। और स्वर्ल्स के डिज़ाइन बनाने के लिए आप स्मॉल पैलेट नाइफ़ का यूज़ कर सकते हो। तो दोनों केक को मैंने सेम तरीके से फाइनल फिनिश कर दिया, और इसके बाद फिर से मैंने दोनों केक को रखा है फ्रिज में सेट होने के लिए, क्योंकि हमें जो टॉप टियर है उसको उठा के शिफ्ट करना है हमें बॉटम टियर पर। तो वो दोनों टियर वेट को एडजस्ट कर पाएँ, बैलेंस कर पाएँ, इसके लिए दोनों टियर का अच्छे से सेट होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपको टियर केक बनाने हो ना, दोनों केक्स की आप फाइनल आइसिंग करके बहुत अच्छे से उन्हें सेट कर लो। उसके बाद ही आप उठा के शिफ्ट करना है स्मॉल वाले केक को बॉटम टियर पर, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए इसमें। तो यहाँ पे जब तक हमारे केक सेट हो रहे हैं, मैंने जो हमारे फॉन्डेंट के टॉपर्स हैं इनके पीछे लगा लिया है वाइट चॉकलेट। तो सिंपली वाइट चॉकलेट को आपको मेल्ट करना है डबल बॉयलर सिस्टम से, और इसके बाद आपको पाइपिंग बैग में लेकर के आप सारे टॉपर्स के पीछे इन्हें लगा सकते हो, क्योंकि केक ना काफ़ी दूर भी जाने वाला था और डायरेक्ट टॉपर लगाने थे मुझे केक के ऊपर। तो इसलिए ना वो टॉपर्स मेल्ट ना हो बिल्कुल भी, तो मैंने एक प्रोटेक्शन के लिए चॉकलेट की लेयर लगा दी है, जिससे फॉन्डेंट डायरेक्ट क्रीम के कॉन्टेक्ट में ना आए। और कुछ फॉन्डेंट के टॉपर्स मुझे स्टैंडिंग पोजीशन पे लगाने थे, तो उसके लिए ना मैंने पीछे टूथपिक इंसर्ट कर दी है वाइट चॉकलेट की हेल्प के साथ। अब यहाँ पे हमारे दोनों टियर अच्छे से सेट हो चुके हैं, तो मैंने जो हमारा स्मॉल वाला केक है उस पर डावल इंसर्ट किया, और पैलेट नाइफ़ के साथ उसे केयरफुली उठा करके मैंने बड़े वाले केक के ऊपर शिफ्ट कर दिया है। और बहुत ही केयरफुली हमें पैलेट नाइफ़ को रिमूव करना है। तो डॉवल की हेल्प से मैंने केक को हल्का सा टिल्ट किया और पैलेट नाइफ़ को रिमूव कर लिया। और डावल्स मैंने पहले ही कट करके रखे थे केक की साइज़ के, तो मैंने 2 डावल्स इंसर्ट कर दी, क्योंकि केक भी काफ़ी दूर जाने वाला था। और सेफ्टी रीज़न के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छे से डावल्स वगैरह केक में लगाओ, जिससे जो केक है वो वेट को एडजस्ट कर पाए, बैलेंस कर पाए, और बिल्कुल भी हमारा केक डिस्टर्ब ना हो ड्यूरिंग द ट्रैवल। या फिर जहाँ पे हमने डावल इंसर्ट किए थे वहाँ की क्रीम डिस्टर्ब हो गई है, तो हल्की सी वहाँ पे मैंने क्रीम अप्लाई करके फिर से पैलेट नाइफ़ के साथ उसे क्लीन कर दिया, और साइड पे भी जो हमने पैलेट नाइफ़ रिमूव की थी ना, वहाँ पे मैंने फिर से फिनिशिंग दे दी है।
और इसके बाद जब कस्टमर का कॉल आया कि वो केक लेने आने वाले हैं, मतलब मैंने कस्टमर को इन्फॉर्म कर दिया था कि आपको मुझे हाफ़ एन आवर पहले बताना पड़ेगा, जब भी आपको केक चाहिए हो तो तभी मैं इस पर फॉन्डेंट के टॉपर्स लगाऊंगी। तो जैसे ही कस्टमर का कॉल आया मैंने इसमें फॉन्डेंट के टॉपर्स लगाना स्टार्ट किए, क्योंकि कई बार ना होता है क्या है, कस्टमर हमें एक टाइम तो दे देते हैं बट वो उस टाइम से काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ऐसी कोई भी रिस्क नहीं लेती हूँ। मैं उन्हें बोल देती हूँ कि आप एक बार मुझे कन्फर्म कर देना जब आप आने वाले हो, जितना भी टाइम आपको केक में लगने वाला है, हाफ़ एन आवर या 1 आवर, आप कस्टमर को बोल सकते हो कि आप उतना पहले आपको वो इन्फॉर्म करें, तभी आप फॉन्डेंट के टॉपर्स केक पर लगाना। तो जिनको भी केक बनाना सीखना है, अभी टाइम भी अच्छा है, वेदर अच्छा है। मॉनसून में अगर आप फॉन्डेंट वर्क करते हो तो प्रॉब्लम आती है, समर्स में आप केक बनाओगे तो क्रीम मेल्ट होती है, प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जब हम नया नया सीखते हैं बनाना तो हम काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है हमें केक पे वर्क करने में, फाइनल आइसिंग करने में। और इतना टाइम अगर हम लगाएंगे केक में तो हमारी क्रीम फिर मेल्ट होने लग जाती है, तो फिर आप प्रॉपरली सीख नहीं पाते और आप पहले ही डिसअपॉइंट हो जाते हो कि नहीं, हमसे तो प्रॉपर बन ही नहीं रहा है। तो इसलिए अभी परफेक्ट वेदर है, अगर आप सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो। कोर्स अगर मेरा आप ज्वाइन कर सकते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं वहाँ पे आप लोगों को सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगी। प्लस ये कोर्स लाइफ टाइम एक्सेस के साथ है, तो लाइफ टाइम आपके पास वीडियोज़ रहेंगी। कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियोज़ को देख सकते हो और मुझसे भी आप पूछ सकते हो अगर आपको फ्यूचर में कोई भी डाउट्स आते हैं तो यहाँ पे मैंने कुछ इसमें वाइट पर्ल्स लगा दिए, हैप्पी बर्थडे का टॉपर लगा के केक को कर दिया है कंप्लीट। डिज़ाइन मुझे कस्टमर ने ही शेयर की थी, वैसे ही मैंने केक बना के रेडी किया है। आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो यूज़फुल लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो भी कर लेना।